नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 23 सितंबर 2020, आज जो है पेपर 2, ये आपके जनरल स्टडीज पेपर 2 का पेपर है। ये पूरा जो आज ही के दिन अभी समाप्त हुआ है जल्दी। तो अभी हम लोग देख लेंगे इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं। और मेरे द्वारा जो कोर्स चलाया गया था अनअकैडमी पे, उससे जो है सीधे सीधे 5 प्रश्न आए हैं। कौन कौन से प्रश्न आए हैं मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। और ऐसे से हमारे 2 प्रश्न आए हैं। भारत ईरान संबंध जो है हमने ऐसे में दिया था, तो वहां से भी प्रश्न आया है। 3 प्रश्न मैंने बताए थे। लगभग 7 से 8 प्रश्न मैं, अगर आप मेरा कोर्स करते तो उस पे जो है आप अनअकैडमी पे जो कोर्स चला था, 20 घंटे का कोर्स कराया गया था, उस पे जो है इतने प्रश्न आए थे। तो आइए बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न कौन सा है और इसको कैसे लिखेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोगों को पूरा सॉल्व चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, कम से कम 100 कमेंट चाहिए, तभी तो मैं इसको सॉल्व करके काफी मेहनत लगती है दोस्तों, इसको मैं सॉल्व करके हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल आप लोगों को समझा दूंगा। पहला प्रश्न है, अटल भूजल योजना का उद्देश्य और प्रभाव, इसके बारे में बात करनी है दोस्तों। तो ये स्कीम से एक प्रश्न रहता ही रहता है, तो वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। अटल भूजल योजना कब प्रारंभ हुई, किसके लिए है, क्या क्या इसके विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको बात करनी थी। तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, संक्षेप में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको मैंने कराया था पूरा, मानवाधिकार आयोग जो है 1993 में जिसका गठन हुआ था, उसके बारे में आपको बात करनी है। ये कौन सा है, ये कमीशन जो बना है, ये क्या संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, इसके कौन कौन से मेंबर होते हैं और इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, भूमिका बताना है आपको, रोल। तो इसकी आलोचना भी थोड़ा बहुत कर दीजिए कि इसको क्या है, सेमी जुडिशरी है, लेकिन इसको बहुत सारे अधिकार नहीं मिले हैं, सिर्फ एक इंस्पेक्शन का काम कर सकता है। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट भी यहाँ पर दिखा दिया। हालांकि यहाँ पर रोल पूछा है केवल, तो ब्रीफली स्टेट द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो थोड़ा सा आप उसको और भी दिखा सकते हैं। लोक सेवा का परंपरागत गुण तटस्थता है, तो इसमें आपको न्यूट्रलिटी बतानी है, जिस पर हमने बात की थी। जो हमने एक मैराथन क्लास कराई थी, मैराथन, जो कि आप देखेंगे अनअकैडमी मेरे प्रोफाइल पे चले जाइए, मेंस की मैराथन मैंने कराई थी। और उसमें जो है जितने भी टॉपिक आ सकते हैं आपके सेकंड पेपर से और थर्ड पेपर से, और या तो मेरी मैराथन वीडियो है एक पड़ी हुई होगी, उसको आप देख लीजिएगा। इसमें लोक सेवा में तटस्थता जो है वो पूरी तरीके से बताया गया है। ट्रेडिशनल क्वालिटी क्या है, न्यूट्रलिटी की, जो आपके लिए डिकोरम होता है, उसको फॉलो कैसे करना होता है। ढेर सारे इसके पॉजिटिव और जो इसके ड्रॉबैक हैं उनके बारे में भी आप, और भारत में क्या इसको फॉलो किया जा रहा है, इसके बारे में आप यहां पर आपको बताना था। तो अगला हम देख लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो RO UPPCS प्री, मेंस, आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग के सारे कोर्सेज मेरे द्वारा चलाए जाते हैं। आपकी 2 साल की फीस 7500 रुपए है और 1 साल की फीस जो है 6300 रुपए। अगर आप टेस्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो 3100 रुपए आप 3 महीने के लिए कोर्स ले सकते हैं। और मेरा कोड अभियान सिविल सर्विसेज है, कैपिटल लेटर में इसको अप्लाई करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं आप दोस्तों। और साथ ही साथ आप देखेंगे घर बैठे आप तैयारी करेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पर डे आपको 17 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस होते हैं, EMI का ऑप्शन होता है, और आपको क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो 350 रुपए खर्च करने होते हैं। और दोस्तों, हमारी टीम द्वारा जो है एक फाउंडेशन कोर्स लाया गया है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा समाहित करके, वो 16 सितंबर से शुरू हुआ। आज ही से ये कोर्स होगा। जो लोग प्लस पर हैं, आज से जो है पॉलिटी का मेरी क्लास जरूर अटेंड करें। 1.5 घंटे की जो है 40 क्लासेस होंगी, जिसमें आपका पूरा क्लियरेंस करा दिया जाएगा। 12 अक्टूबर से जो RO मेंस का बैच शुरू हो रहा है। जो लोग भी प्रारंभिक परीक्षा नहीं अच्छा हुआ है वो भी मेंस कर ले, क्योंकि 2020 की वैकेंसी आ रही है जल्द ही। 500 से अधिक पद हैं, जिसमें विपुल जी जो है पॉलिटी कराएंगे, और मैं आपको लेटर ड्राफ्टिंग और अन्य चीजें कराऊंगा। साथ ही साथ विपिन जायसवाल जी हैं, निर्मेश जी हैं, अमरनाथ जी हैं और आशीष जी हैं। हम सभी लोग मिलकर के आपके पूरे कोर्स को एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।
भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य तनाव के बिंदु कौन कौन से? तो अभी हाल ही में भारत ने एक मैप जारी किया था दोस्तों, इस पे काफी विवाद भी हुआ था, आप सभी ने देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। मैंने बोला था कि भारत नेपाल, भारत अमेरिका, भारत चीन, इन संबंधों को, हालांकि मैंने IR का नहीं कराया था, लेकिन इससे पहले भी जो आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने बताया था इसको कि भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंध को आपको जरूर देख लेना चाहिए। सिटीजन चार्टर मैंने पूरी तरीके से ग्राफ बना करके बताया है। सिटीजन चार्टर होता क्या है, इसके कौन कौन से बेसिक गुण होते हैं, इसके भारत में क्या इंप्लीमेंटेशन है, कौन सा राज्य पहली बार लागू किया, कैसे, ये सारी चीजें आपको टिप्पणी लिखनी है और इसकी शॉर्टकमिंग्स भी आप दिखा सकते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी बातें जो है इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी लेकर के चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्ध संरक्षण परियोजना का वर्णन करें तो ये प्रारंभिक परीक्षा में मैंने इसको कराया था, हालांकि इसको डिटेल में नहीं कराया था। गिद्ध संरक्षण जो है कहाँ पर, तो पूरे देश में आप देखेंगे पिंजौर में पहला जो है वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मैंने बताया था कि वो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है, हालांकि प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया था, लेकिन 8 ही नंबर का है प्रश्न। आपको इसको 100 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारत के संवैधानिक की प्रस्तावना में ही निहित है, तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है। प्रस्तावना पूरी तरीके से मैंने याद कराया था। The philosophy of Indian democracy is embodied in the preamble of the Constitution of India explain। इसमें हमने देखा था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो मैंने बताया था राज्य की जो परिभाषा बताई गई है उसमें पूरी जो है भारत का दर्शन दिखता है। तो राज्य की परिभाषा 5 भागों में मैंने बांट करके इसको कराया था पूरा। पहला जो है राज्य की परिभाषा क्या है, तो राज्य के 5 जो है, रिपब्लिक है, राज्य भारत, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें यूपीएससी में पूछा था एक बार प्रश्न, ये सीधा सीधा उसी की तरह इसको अगर आप लिख लेंगे तो आप जो है व्याख्या करनी है इसकी, इसको एक्सप्लेन करना है। तो रिपब्लिक के जो है 4 जो है वो हैं एडजेक्टिव हैं, जैसे कि सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, उसका एक्सप्लेनेशन कर देना है। आपके फ्रीडम की बात की गई है, स्वतंत्रता की जो बात कही गई है, तो वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता मैंने एक एक पॉइंट पे आपको कवर करते हुए बताया था। ये प्रश्न जो है इस पर आप पूरा लिख सकते हैं। तो ये था दूसरा। 3-4 प्रश्न यहीं से आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे हमारी क्लास से आपको मिल जाएंगे, और जो लोग प्रारंभिक परीक्षा की भी क्लास की होंगे वो लोग भी ये सारे प्रश्न लिख सकते हैं। और भारतीय लोकतंत्र के दर्शन हो गया, ये 7 नंबर का प्रश्न। साथ में आप 4 प्रश्न देख रहे हैं, जो लोग भी मेरी क्लास किए होंगे आसानी से कर सकते हैं। RPA एक्ट मैंने कराया था, उसको आप जो है जनप्रतिनिधित्व कानून के मुख्य तत्वों की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए। तो मैंने बोला था इसको डिटेल में क्रिटिकली एनालाइज नहीं कराया था मैंने, इसके कुछ जो सब पॉइंट्स थे उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का पॉइंट वाइज केवल करा दिया था, और बोला था कि इसमें बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स है, उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो राज्यों में विधान परिषद के सृजन मैंने बताया था, हालांकि प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन उसको अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, देखिए कहीं भी प्रश्न आता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप जो है राज्यों में विधान परिषद का जो 169 आर्टिकल है उसका उन्मूलन की प्रक्रिया क्या है, आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा जो है राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव लाने का क्या कारण है, तो ये भी आपको देखना है। तो अब मैंने बताया था कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है, तो अब जो है टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसको हमने फार्मूला भी बताया था कि जाट कुंभ, तो JATKUMB ये आपका था। तो जम्मू कश्मीर हट गया है, अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, इन 5 राज्यों में है, जिसमें आंध्र प्रदेश में एक उत्साधन का वो किया गया है कि इसको समाप्त कर दिया जाए। और तो ये प्रश्न है, डिस्क्राइब द procedure of creation and abolition of legislative council in states. Why did the Andhra Pradesh State Assembly pass the resolution to abolish the state's legislative council? Explain in short. तो बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य विधान परिषद का गठन कैसे होता है, क्यों होता है। और CAA को मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया था, जो लोग भी क्लास किए होंगे उनको बहुत अच्छे से ये चीजें आई होंगी। CAA है क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, तो सिटीजनशिप से जितने संबंधित आर्टिकल्स हैं आपने पढ़ा ही होगा, उसके बारे में बाद में ये जो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसमें बदलाव किया गया, और इसमें जो 5 धर्म के लोग हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, इन धर्मों के लोग अगर
आते हैं मुख्यतः 3 देशों से, 6 धर्मों के लोग हैं। ये मुख्यतः 3 देशों से आते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो उनको भारत जो है संरक्षण देगा, इस पर काफी विवाद था। ये तो मतलब कि कोई भी बता सकता था कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एकदम प्रेडिक्टेड पूरा पेपर था। लेकिन इसमें समस्या क्या होती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप ये सारे प्रश्न नहीं लिख पाएंगे। ऊपर के जो प्रश्न थे उनको आपको 150 वर्ड, 125 वर्ड में लिखना था, और नीचे जो प्रश्न है वो 200 वर्ड में लिखना है इसको। ये 12-12 नंबर के हैं। तो व्हाट इज मीन बाय डिजिटल इंडिया, डिस्कस इट्स वेरियस पिलर्स एंड चैलेंजेस, इसको मैंने बहुत अच्छे से कराया था ऐसे में डिजिटल इंडिया के बारे में। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, इसको मैं नहीं कराया था, इसमें हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कराया था। तो उसी के आधार पर नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी आप कर सकते हैं। सुगम्य भारत अभियान जो है, जो दिव्यांग लोगों के लिए है, उसके बारे में इसमें पूरी भूमिका और महत्व जो है ये आपको स्कीम्स के माध्यम से इसको करना था। और क्या भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है, इस संबंध में तार्किक उत्तर दीजिए। तो अभी देखिए कि प्रोक्लेमेशन, द पावरफुल क्लेमेशन ऑफ परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल, गिव अ रीजन आंसर, इसका एक आप तार्किक उत्तर दीजिए। इसके बारे में बात करनी थी। तो भारत जो है, भारत चीन के अगर दावेदारी को समाप्त करना है या दावेदारी को कम करना है तो सुरक्षा परिषद में अपने इसको बढ़ाना ही पड़ेगा। मतलब अब इसको अस्थायी सदस्यता लेनी पड़ेगी। इसके आपको देने हैं कि क्यों जरूरी है और क्या भारत अस्थायी का दावेदार है, अस्थायी सदस्यता का दावेदार है। जलवायु परिवर्तन का विषय, विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभाव। तो क्लाइमेट चेंज जो है, मैंने क्लाइमेट चेंज का एक वीडियो बनाया है, आप इसी चले जाएंगे आर्ट ऑफ एसे राइटिंग में। जलवायु परिवर्तन पर विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभावों का विवेचन कीजिए। तो उसमें क्लाइमेट चेंज का बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया है, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है अगला प्रश्न देखेंगे तो टोटल 7 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। मेरे इससे 3 प्रश्न मिल जाएंगे। अभी भारत अमेरिका ईरान संबंध जो है उससे भी प्रश्न है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के मध्य हालिया तनाव, तो हार्मुज जल संधि मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप करके एक कन्वेंशन हुआ था, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ईरान के मध्य हालिया तनाव के कारण, इस तनाव के भारत के राष्ट्रीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत को इस परिस्थिति में कैसे निपटना होगा, विवेचना कीजिए। व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द रिसेंट यूएसए एंड ईरान रिलेशंस, हाउ दिस टेंशन विल अफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन, डिस्कस। इस पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट आपको देने होंगे। 4 भागों में पूरे प्रश्न को बांट करके लिखना था। बहुत ही शानदार पेपर था ये। 1, 2, 3 करने के बाद जो है इसके ड्रॉबैक भी आप इसको दिखाएंगे। बोडो समस्या, मैंने बोडो एकॉर्ड बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो ब्रू रियांग जो था और बोडो, दोनों बोडो एकॉर्ड और ब्रू रियांग के बारे में मैंने बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसमें से देखिए बोडो एकॉर्ड सीधे सीधे पूछ दिया गया। ये बहुत ही बोडो शांति समझौता 2020 जो असम में विकास और शांति सुनिश्चित करेगा, मूल्यांकन कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बोडो प्रॉब्लम, डू यू थिंक दैट द बोडो पीस एग्रीमेंट, बोडो एकॉर्ड के नाम से इसको जाना जाता है, विल इंश्योर द डेवलपमेंट एंड पीस इन आसाम, इवेल्युएट। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो भारतीय संविधान के लिए इसके महत्व का विश्लेषण किए। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है केशवानंद भारती को बता करके मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आप उसको थोड़ा सा सहयोग ले लें तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से। भारत में प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये आपके लिए देखिए पूरा जो है न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो होता है कि पर्सनालिटी बेस्ड जो सिस्टम बन रहा है, और भारत में नहीं पूरे विश्व में जो आप देख रहे हैं राइटिस्ट जो मानसिकता है उसका जो है धीरे धीरे प्रबल दावेदारी बन रही है हर जगह। तो डिस्कस द इमर्जिंग रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, और भारत में संविधान में जीवन का अधिकार की समीक्षा के आर्टिकल 21 को लिखना है आपको। जीवन के अधिकार का समीक्षा कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको मैंने डिटेल में एनालिसिस की थी। जीवन के अधिकार में बहुत सारे चीजें आ जाती हैं राइट टू लाइफ में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इतना व्यापक बना दिया जाए कि इस पर बहुत सारा पूरा इससे लिखा जा सकता है। तो ये आपके रहे पूरा पेपर। और दोस्तों अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसके सारे उत्तर अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिए। 1 दिन में 2 दिन में मैं इसको पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ आपके बीच लाता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।